आपने कभी सोचा है कि दुनिया भर में जो ये उथल-पुथल चल रही है, रुपए के गिरने की जो खबरें आती हैं और भारत की अर्थव्यवस्था, इन सब के बीच असल में क्या कनेक्शन है? आज हम आर्थिक सर्वेक्षण 26 की नजरिए से इसी पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात। अगर आपको इस तरह का साफ सुथरा विश्लेषण पसंद है तो इसे लाइक जरूर करें। किसी ऐसे के साथ शेयर करें जिसे भारत के भविष्य की परवाह है, और ऐसे ही क्लियर एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, दुनिया इस वक्त थोड़ी डावाडोल है ना? बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में टेंशन है, दुनिया भर की करेंसीज पर दबाव है और ग्लोबल ग्रोथ की रफ्तार भी धीमी हो रही है। आज हमारी पूरी बातचीत का बैकग्राउंड यही है। अब इस सारी ग्लोबल अनिश्चितता के बीच भारत 2047 तक $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का एक बहुत बड़ा लक्ष्य रख रहा है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये एम्बिशन रियलिस्टिक है या ये सिर्फ एक ऑप्टिमिज्म है? चलिए इसी को समझते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले हम ग्लोबल उथल-पुथल और रुपए की असलियत को समझेंगे। फिर भारत की मजबूत ग्रोथ के पीछे के राज जानेंगे। तीसरा, हम ये पता लगाएंगे कि मैन्युफैक्चरिंग यानी चीजें बनाने पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है। चौथा, हम शिक्षा में खर्च से ज्यादा नतीजों पर क्यों ध्यान दे रहे हैं। और आखिर में हम समझेंगे कि विकास के लिए इस समझौते का मतलब क्या है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ग्लोबल उथल-पुथल और भारतीय रुपया। सिर्फ हेडलाइंस नहीं, बल्कि उनके पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। हम रोज हेडलाइंस में पढ़ते हैं, रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर। सुनकर थोड़ी चिंता तो होती है ना? लेकिन यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। गिरता हुआ रुपया हमेशा एक कमजोर अर्थव्यवस्था की निशानी नहीं होता। सोचिए, अगर अमेरिकी डॉलर मजबूत हो रहा है तो जाहिर है कि बाकी करेंसीज उसके सामने थोड़ी कमजोर दिखेंगी। तो यह हमेशा भारत के कमजोर होने की कहानी नहीं होती। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट है। पिछले 40 सालों में भारत में महंगाई अमेरिका के मुकाबले औसतन हर साल लगभग 3% ज्यादा रही है। और अंदाजा लगाइए क्या, रुपया भी डॉलर के मुकाबले लगभग उतनी ही दर से कमजोर हुआ है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये अर्थशास्त्र का एक बेसिक नियम है। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने इसे कैसे समझाया, ये मुझे बहुत पसंद आया। उन्होंने क्रिकेट का एक शानदार उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि करेंसी मार्केट एक खिलाड़ी के फॉर्म की तरह हो सकता है, जो ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन आखिर में अर्थव्यवस्था की क्लास, मतलब उसके जो मजबूत फंडामेंटल्स हैं, वो जरूर दिखती हैं, और असल में वही मायने रखता है। अब आइए ये देखते हैं कि इस ग्लोबल उठापटक के बावजूद भारत की ग्रोथ इतनी मजबूत कैसे बनी हुई है। इस मजबूती के पीछे कुछ ठोस कारण हैं। देखिए, कोविड के बाद भारत ने लगातार 7% से ज्यादा की ग्रोथ बनाए रखी है, जो किसी भी बड़ी इकोनॉमी में देखने को नहीं मिली। साथ ही सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश कर रही है, अपने घाटे को समझदारी से कम कर रही है और महंगाई भी काबू में है। ये स्लाइड असल में एक बहुत ही प्रभावशाली चीज दिखाती है। कोविड के दौरान सरकार का घाटा जीडीपी के 13% से भी ऊपर चला गया था। आज ये 7.2% पर आ गया है। ये एक बहुत बड़ा सुधार है। इसका मतलब है कि इकोनॉमी को ज्यादा जिम्मेदारी से मैनेज किया जा रहा है, और यही वजह है कि इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसियां भी इस पर ध्यान दे रही हैं। अब चलिए मैन्युफैक्चरिंग पर आते हैं। ये भारत की लॉन्ग टर्म सफलता के लिए इतना जरूरी क्यों है? मुख्य आर्थिक सलाहकार ने एक बात कही जो सच में सोचने पर मजबूर करती है। उन्होंने कहा कि पिछले 40 साल मनी ओवर मैटर के थे, जहां दुनिया का ध्यान फाइनेंशियल सर्विसेज पर था। लेकिन अब दुनिया को ये एहसास हो रहा है कि चीजें बनाना यानी मैटर बहुत जरूरी है। अगले 30 साल मैटर ओवर मनी के होंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग पर इतना जोर क्यों है? इसके 4 सीधे सीधे कारण हैं। 1, ये बड़े पैमाने पर नौकरियां बनाता है। 2, ये हमारी बड़ी सेमी स्किल्ड आबादी को काम देता है। 3, ये हमें जरूरी चीजों के लिए दूसरे देशों पर कम निर्भर बनाता है। और 4, ये एक्सपोर्ट्स को बढ़ाता है, जिससे हमारी करेंसी मजबूत होती है। कोई भी देश सिर्फ सर्विसेज देकर अमीर नहीं बना है। लेकिन एक मजबूत अर्थव्यवस्था सिर्फ फैक्ट्रियों से नहीं बनती, वो लोगों से बनती है। और ये बात हमें शिक्षा की ओर ले जाती है। यहाँ चुनौती खर्च की नहीं, बल्कि नतीजों की है। ये एक बहुत ही जरूरी बात है। भारत शिक्षा पर लगभग उतना ही खर्च करता है जितना कि विकसित देश। तो समस्या पैसे की नहीं है,
असली चुनौती, जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण बताता है, वो है आउटकम की, यानी नतीजों की। हमने बच्चों को स्कूल तक लाने में बहुत अच्छा काम किया है, पर अब बड़ा सवाल ये है, क्या वो सच में कुछ सीख रहे हैं? ये आंकड़ा इस चुनौती को बिल्कुल साफ कर देता है। आज हमारे सिर्फ 51.3% ग्रेजुएट्स ही सीधे नौकरी के काबिल माने जाते हैं। इसका मतलब है कि लगभग आधे युवाओं में उन स्किल्स की कमी है जिनकी इंडस्ट्री को जरूरत है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है। हमने एक लंबा सफर तय किया है। 2014 में ये आंकड़ा सिर्फ 33% था, तो हम 3 में से 1 एम्प्लॉयबल ग्रेजुएट से बढ़कर आज 2 में से 1 तक पहुंच गए हैं। ये प्रोग्रेस तो है, पर मंजिल अभी भी दूर है। आज टेक्नोलॉजी शिक्षा को आसान बना रही है, लेकिन यह एक दो-धारी तलवार भी है। सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है स्क्रीन टाइम। तो माता-पिता और नागरिक होने के नाते हम यह कैसे पक्का करें कि स्क्रीन पर बिताया गया समय सिर्फ टाइम पास नहीं, बल्कि असल सीखने में लगे? ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। और यही बात हमें अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी पॉइंट पर लाती है, विकास के लिए एक समझौता। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। कोई भी देश सिर्फ सरकार की कोशिशों से विकसित नहीं हुआ है। ये हमेशा एक समझौते का नतीजा होता है, जहां समाज का हर हिस्सा अपनी भूमिका निभाता है। इस समझौते के 4 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, सरकार, जिसका काम एक सही माहौल बनाना है। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर, जिसे प्रदर्शन के साथ जवाबदेही दिखानी होगी। तीसरा, संस्थाएं, जो निष्पक्षता सुनिश्चित करें। और चौथा, हम यानी नागरिक, हमारी भूमिका सिर्फ मांगना नहीं, बल्कि भाग लेना और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना भी है। तो अंत में सवाल यही है, क्या ये राष्ट्रीय समझौता, जहां सरकार, उद्योग और नागरिक सब मिलकर काम करते हैं, भारत के $30 ट्रिलियन के सपने को हकीकत में बदल सकता है? ये वो सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना होगा। अगर इस विश्लेषण ने आपको भारत की अर्थव्यवस्था को बेहतर ढंग से समझने में मदद की, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि साफ और स्पष्ट सोच ही मजबूत राष्ट्रों का निर्माण करती है।